मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के एक महान सपूत और भारत के एक महान व्यक्तित्व रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो एक ही वीडियो में या एक ही क्लास के अंतर्गत इनके व्यक्तित्व और इनके कार्यों को समेटना एक बहुत ही जटिल और कठिन कार्य है। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि इस क्लास के अंतर्गत हम इनके व्यक्तित्व और इनके कार्यों को संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। तो जन्म के बारे में एक तो ये जानकारी आपको रखनी होगी। और ये जो व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इतने महान हैं, ये केवल एक ही विधा के जानकार नहीं थे। ये एक तरफ जहां एक पोएट थे, दूसरी तरफ जहां एक कंपोजर थे, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे और सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ इनकी पेंटिंग में भी गहरी रुचि थी। तो एक मल्टी डायमेंशनल और बहु विविधतापूर्ण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। ये एक बंगाली ब्राह्मण थे और इनका जो एक पुश्तैनी जो इनका कार्य था, ये बेसिकली एक एंसेस्ट्रल जेंट्री रूट्स इन वर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड जेसोर, मतलब दो जगहों पर इनका जो है जमींदारी, यानी इनके जो पूर्वज थे उनकी जमींदारी थी। एक तो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो कि बंगाल में पड़ता है और दूसरा जेसोर डिस्ट्रिक्ट जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया है। तो यहां से इनकी जो एक जमींदारी थी वो यहां से जुड़ी हुई थी, यानी कि इनका जुड़ाव, इनकी जो खानदानी जुड़ाव था वो इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। यानी एक तरफ जहां ये बांग्लादेश के, वर्तमान में बांग्लादेश के जेसोर से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान के वेस्ट बंगाल के वर्धमान क्षेत्र से भी ये जुड़े हुए थे। तो और इनकी जो गहरी रुचि थी उसको देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब ये 16 साल के थे, When he was in the age of 16 years, तो उन्होंने अपनी पहली पोयम, पहली कविता लिखी जिसका नाम था भानु सिंह, यानी कि सन लायन। भानु सिंह यानी कि सन लायन नामक कविता लिखी। इनके कार्यों और व्यक्तित्व को जानने से पहले इनका जो फैमिली सिस्टम था उनको एक देख लेते हैं। अपने 14 भाई बहनों में ये एक जो व्यक्ति थे, 14 भाई बहन थे, मतलब एक बड़ा परिवार था इनका। और इनका जो ओरिजिनल सरनेम था वो टैगोर नहीं था, ओरिजिनल सरनेम इनका था कुसारी। कुसारी वाज द सरनेम, इनका जो ओरिजिनल सरनेम था वो कुसारी था। और ये जिस गांव से इनका विकास जन्म हुआ था वो कुस था। कुस यानी कुस नाम के ग्राम जो कि वर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो उसी से इनका वास्तविक सरनेम जो था वो कुसारी था। लेकिन बाद में बदलते परिवेश में ये टैगोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। इनके पिता फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी एक बहुत महान व्यक्तित्व हैं भारतीय इतिहास के। और ये एक हिंदू फिलोसफर, रिलीजियस रिफॉर्मर और साथ ही साथ ब्रह्म समाज के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे और नेतृत्वकर्ता भी। और अगर इनके दादाजी की बात करेंगे तो देखिए ये भी एक उद्योगपति थे, जो ब्रिटिश एक उद्योगपति के साथ मिलकर उद्योग चलाते थे। उनका नाम था इनके दादाजी का द्वारकानाथ टैगोर। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा इनका नाम भी। तो ये द्वारकानाथ टैगोर। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनका जो परिवार था ये बंगाल का एक प्रसिद्ध परिवार था, एक उद्योगपति परिवार था, एक जमींदारी से जुड़े हुए लोग थे। और इस तरह से इनका जो व्यक्तित्व है ये यहीं से निकल करके सामने आता है। इनके ये जो 14 भाई बहनों में इनके जो एक भाई थे ये भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में ये खूबी है कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन सिविल सर्विस सेलेक्टेड आईसीएस इन 1863। वो पहले व्यक्ति थे आईसीएस में सेलेक्ट होना। आप सोचिए कि इनका जो परिवार था ये कितना हाईली एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल परिवार था, जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व, और भी इनके भाई बहन जो थे वो लोग भी काफी प्रसिद्ध थे और अपने अपने विधा में बहुत प्रवीण थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर,
वो पहले भारतीय थे जो आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे और 1863 में इन्होंने आईसीएस ज्वाइन की थी। तो इनके पारिवारिक जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहां पर मिल जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने जो काम किया अपने जीवन के दौरान। तो देखिए, आप लोग गीतांजलि के बारे में जानते हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। गीतांजलि वाज द फेमस बुक। ये बेसिकली ओरिजिनली ये बंगाली में लिखा गया था और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के दौरान इनकी जो मुलाकात हुई है, ये दो बड़े विद्वान थे, एक रोथेंस्टीन और दूसरे W.B. ईट्स। रोथेंस्टीन और W.B. ईट्स, ये जो व्यक्ति थे, ये इनसे बड़े प्रभावित थे। यानी गीतांजलि की जो इनकी भाव थी, गीतांजलि मतलब डिवोशन टू गॉड, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, तो उसके में बहुत ज्यादा प्रभावित थे W.B. ईट्स और इनके एक दूसरे W.B. ईट्स रोथेंस्टीन बड़े प्रभावित थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के माध्यम से जो है इसका एक निजी संस्करण प्रकाशित हुआ, गीतांजलि का, मतलब इंग्लिश का संस्करण प्रकाशित हुआ। और जब ये प्रकाशित हुआ तो ये पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रचारित हुआ, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उसका जब अध्ययन किया गया तो उसमें बहुत ऐसी अच्छी बातें थी, डिवोशन टू द गॉड, तो उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। तो गीतांजलि के बारे में ये एक छोटी सी कहानी आपके सामने है, जिसमें इन्होंने जो है डिवोशन टू द गॉड के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में इसके लिए। तो ये कई बार एग्जाम में आता भी है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए। इसके अलावा देखिए, कई रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध हैं। गोरा एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। घरे बायरे, ये इनकी एक बंगाली रचना बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जन गण मन, आपको पता ही है, ये भारत का राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान जो इन्होंने लिखा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कलकत्ता में 1911 में, पहली बार वहीं पर ये गाया गया था। जनगण मन वाज फर्स्ट संग इन कलकत्ता अधिवेशन इन 1911। जनगण मन जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बन गया। काबुली वाला इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा बहुत से रविंद्र संगीत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बंगाल की खासियत, और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है ये बहुत ही खूबसूरत संगीत है। अमार सोनार बांग्ला के बारे में आप जानते ही हैं। अमार सोनार बांग्ला जो है वर्तमान में बांग्लादेश का ये जो है राष्ट्रगान बन गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं ये केवल भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों तक ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इनके कार्यों के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1915 में नाइटहुड एक उपाधि होती थी, टाइटल होता था, जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। लेकिन 1919 में इन्होंने अंग्रेजों को ये वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उससे ये ब्रिटिश सरकार से बेहद नाराज थे और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। तो इनके कार्यों के संदर्भ में तो जितना भी पढ़ा जाए और कहा जाए वो बहुत कम है, लेकिन इनके विचारों को हम यहाँ पर संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं हैं और जो रचनाएं हैं, उससे साफ समझ में आता है कि ये एक बेहद मानवतावादी कवि थे, ह्यूमनिस्टिक पोएट, मानवतावादी कवि थे। क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं, इन कविताओं में गरीब यानी कमजोर वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति, सिंपैथी दिखाई पड़ती है। सामाजिक न्याय पर आधारित है, सोशल जस्टिस पर आधारित है, सामाजिक न्याय पर इनके विचारधारा आधारित है। दूसरी तरफ टैगोर की बहुत सी रचनाएं जो हैं जिनमें शिक्षा का विचार है, शिक्षा को ये बहुत महत्व देते थे। और खासकर इनका ये सोचना था कि जो ब्रिटिश की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसको ये कहते हैं, ये छात्रों को समाज और प्रकृति से दूर करने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर टैगोर की शिक्षा के ऊपर जब आप विचार करेंगे तो उनके थॉट्स क्या थे,
ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये कहते थे कि ये जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है ये हमारे छात्रों को, इंडियन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन छात्रों को प्रकृति से और समाज से दूर करती है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य तो प्रकृति और समाज के साथ जोड़ना है लोगों को, और ये ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो है ये हमें इनसे दूर करती है। तो इसका भी इन्होंने तोड़ निकाला। अब देखिए इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने शांति निकेतन जो संस्था है वहां पर एक स्कूल खोला 1901 ईस्वी में। 22 दिसंबर 1901 में स्कूल खोला इन्होंने वहां पर, शांति निकेतन। शांति नाम ही है, शांति निकेतन, यानी कि प्रकृति के निकट, प्रकृति में जाकर, वन में, है ना। तो वहां पर इन्होंने एक स्कूल खोला, और उस समय केवल कितने छात्र थे इनके पास? 5। केवल 5 छात्रों के साथ इन्होंने शांति निकेतन में स्कूल खोला, और उस समय उसका नाम रखा उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसका नाम रखा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ये जो पढ़ाई थी यहाँ पर, ये पूरी प्रकृति से जुड़कर इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। तो शांति निकेतन एक ऐसी संस्था बन गई जो प्रकृति और समाज के साथ लोगों को जुड़ना सिखा रही थी, प्रकृति और समाज के साथ लोगों को जुड़ना सिखा रही थी। ये बेसिकली हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, तपोवन शिक्षा प्रणाली, प्राचीन शिक्षा प्रणाली तपोवन शिक्षा प्रणाली के अनुरूप थी। और यहां पर बच्चे जो हैं खुले में बैठते थे, पेड़ों के बीच, पेड़ों के नीचे बैठते थे, और उनको जो है वहां पर प्रकृति के साथ और समाज के लिए उनको क्या काम करना है उनको सिखाया जाता था। तो इसके देखिए, इस शिक्षा प्रणाली के यहां पर मैं आपको 3 उद्देश्य बताता हूं जो टैगोर ने वहां पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विकसित किया था। पहली चीज तो इन्होंने बोला कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के संपूर्ण प्रकृति को स्पष्ट बना दे, यानी मनुष्य का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसको स्पष्ट कर दे, मतलब उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, डेवलप करे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि छात्रों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का, यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें, समाज के सामने ला सकें, अपने बारे में बता सकें, स्पष्ट कर सकें। तीसरी बात ये उन्होंने बताई कि उन्होंने छात्रों को जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान इस तरह का होना चाहिए कि वो कुछ निर्माण कर सकें, कुछ नई उत्पत्ति कर सकें, और इस तरह से वो जो समाज है, जो समाज ने उनका निर्माण किया है, उन समाज की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करने में वो अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। तो ये है इनकी जो है टैगोर की शिक्षा प्रणाली के ऊपर विचार। तो क्या कहा इसमें, मुख्य बात क्या निकल के आती है? मुख्य बात ये निकल के आती है कि टैगोर की शिक्षा का जो विचार था वो इस बात पर केंद्रित था कि छात्रों को अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करने का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिले, और साथ ही साथ शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति से जोड़े, उनसे दूर न करे। और इसी शिक्षा प्रणाली के विकास में देखिए इन्होंने जहां एक तरफ शांति निकेतन की स्थापना की, यही संस्था आगे जब बढ़ी तो वो बन गई विश्व भारती, जिसका नाम हम सभी जानते हैं विश्व भारती। 23 दिसंबर 1921 को इसका नामकरण हो गया विश्व भारती के नाम से। तो ये शांति निकेतन और ये विकसित हुआ, ये विश्व भारती बन गया 1921 में, और ये वर्तमान में एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में 1951 से काम कर रहा है। ये एक केंद्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय बन गया है जिसके चांसलर जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके चांसलर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही यहाँ दीक्षांत समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए भी थे। आपको याद होगा, अगर आप करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं तो आपने जरूर सुना होगा। तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने की, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी संस्था बन गई, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई जहां से दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यधिक उल्लेखनीय माना जा सकता है। और शिक्षा का जो इन्होंने उद्देश्य एक रखा था वो रखा था ग्रामीण पुनर्रचना।
अभी इनकी सोच इतनी विस्तृत थी और इसका उपयोग भी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत जो है वो गांव में बसता है और गांव में बसता है तो इसमें ग्रामीण पुनर्रचना करना जरूरी है, यानी गांव की स्थिति को ठीक करना जरूरी है। गांव की स्थिति ठीक कैसे होगी? तो जो छात्र हम तैयार कर रहे हैं, जो छात्र हम निर्माण कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको गांव में जाना चाहिए, उनके स्थानीय स्तर पे जो उनके नजदीक के गांव हैं उनमें जाना चाहिए और वहां जाकर के गांव के लोगों को एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा कृषि के क्षेत्र में और साथ ही साथ उनके गरीबी और उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण पुनर्रचना यानी हमारे गांव की स्थिति जो है उसमें सुधार हो सके। साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ जैसे ग्रामीण पुनर्रचना की वो बात करते थे, उसी से जुड़ा हुआ है इनके राज्य के बारे में विचार। राज्य के बारे में क्या सोचते थे ये? वो कहते कि राज्य को हर एक काम नहीं करना चाहिए, प्रत्येक काम राज्य ही करे ये जरूरी नहीं है। लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देना चाहिए, है ना, लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देना चाहिए। खासकर जो ग्रामीण पुनर्रचना या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको विकेंद्रीकरण के माध्यम से, डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से उन्हें कुछ स्थानीय स्तर पर काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो कितने आगे की इनकी सोच थी ये यहां पता चलता है, क्योंकि बाद में हम लोगों ने पंचायती राज भी लागू किया ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्थानीय निकाय भी लागू किया, उसको संवैधानिक अधिकार भी दिया। लेकिन उस समय में जब इसकी चर्चा भी नहीं होती थी, उन्होंने ये बात कही कि राज्य को केवल समाज को सशक्त बनाने का काम करना चाहिए, उन्हें एम्पावर्ड करने का काम करना चाहिए और गांव के लोग हैं चाहे स्थानीय स्तर के लोग हैं, उन्हें स्थानीय स्तर के जो काम होते हैं उन्हें करने का, विकास के काम करने का स्वयं उनको अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में भी इनके विचार बहुत स्पष्ट थे। वो कहते थे कि जो विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? जो विश्व भ्रातृत्व को बढ़ाए, फ्रेटर्निटी को बढ़ाए। और यही कारण है कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते थे और उसी से, ब्रिटिश साम्राज्य से नाराज होकर के उन्होंने स्वदेशी मंडल प्रारंभ किया था, स्वदेशी मंडल प्रारंभ किया था और साथ ही साथ उद्योग और कला को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। इंडस्ट्रीज मतलब जो देसी उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया था और भारतीय जो कला है उसको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और वहां पर आप एक चीज और देखेंगे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय, जो उनका राष्ट्रवाद की जो भावना है वो तो है ही, राष्ट्रवाद के साथ साथ वो अंतरराष्ट्रीयवाद की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। मतलब केवल अपने राष्ट्र तक विचारों को सीमित न रखें, अंतरराष्ट्रीयवाद तक भी इसे विस्तारित करें। और अंतरराष्ट्रीयवाद से मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग, जो अन्य देशों के लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनकी खान पान, उनके रहन सहन में भिन्नता है, उसके बावजूद भी उन्हें अपने देश के भीतर उनको समायोजित होने का अवसर दें, उनसे मिलजुल करके अपनी संस्कृति को भी और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इसीलिए अपनी जो राष्ट्रवाद के अंतर्गत उन्होंने संस्कृति, कला, साहित्य, है ना, और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी गौरवमयी परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी उन्होंने मौका दिया। तो इस तरह से राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद के बारे में उनके विचार भी बिल्कुल स्पष्ट थे। फिर एक बात आती है, मानवता के पुजारी थे। वो एक मानवता के पुजारी थे और साथ ही साथ विश्व बंधुत्व की भावना रखते थे। विश्व मतलब वो ये नहीं, जैसे कि ब्रिटिश सरकार की वो आलोचना करते हुए ये कहते थे कि ब्रिटिश सरकार लोगों का शोषण कर रही है, वो लोगों को आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है, भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर होकर के भारत को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए भारत के लोगों को। तो इसीलिए वो कहते थे कि भारत जो है ये विश्व बंधुत्व के रूप में काम करेगी, यानी कि सारे विश्व के जितने भी देश हैं उन लोगों से सहयोग भी लेगी और उन लोगों से मिलजुल करके भी काम करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी विचारधारा की आधारशिला रविन्द्रनाथ टैगोर के दिमाग में थी।
यही तो यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन क्या है? विश्व बंधुत्व को ही तो बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में और इनके कार्यों में विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती है। अब इसे अगर हम समेकित करें, इसको अगर कंक्लूड करें, तो आइए देखते हैं एक बार कंक्लूजन में। इनके जन्म और मृत्यु का वर्ष 1861, 1941, ये दो चीज आपको याद रखना है। ये जो है इनको कई नामों से जाना जाता है। इन्हें गुरुदेव भी कहते हैं और कवि गुरु भी कहते हैं और विश्व कवि भी कहते हैं। कई नाम हो गए इनके, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। तो इस तरह से ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि इनकी जो पहली रचना थी, ये भानु सिन्ह नाम से ये इन्होंने अपना पहला पोएम जो है 16 वर्ष की आयु में रखा था। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए 22 दिसंबर 1901 को अपने 5 छात्रों के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे शांति निकेतन में इन्होंने खोला था। बाद में ये विश्व भारती के रूप में प्रसिद्ध हुआ 1921 में, और उसके बाद फिर ये एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी बनी जिसके चांसलर प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं। बेसिकली इनका ओरिजिनल सरनेम जो है ये कुसारी है, क्योंकि ये कुश ग्राम से बिलोंग करते थे और एक जमींदार परिवार से संबंधित थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध, बंगाल के प्रसिद्ध परिवार से संबंधित थे। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके दादा द्वारकानाथ टैगोर, और इनके अनेक भाई बहनों में यानी कि लगभग 13-14 भाई बहन थे। तो इसमें से एक भाई इनके सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस भी चुने गए थे। इनकी प्रमुख रचनाओं पे बात करें तो देखिए, गीतांजलि, गोरा, घरे बायरे, जनगण मन, काबुली वाला, रविंद्र संगीत और अमार सोनार बंगला, जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूं। इसके अलावा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे 1919 में उन्होंने वापस भी कर दिया था। इसके अलावा देखिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह नोबेल पुरस्कार के कारण भारतीय साहित्य का पूरे विश्व में जो है नाम होता है। इनके विचारों में हमने कुछ विचारों का यहाँ जिक्र किया। इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में मानवतावादी विचारों को महत्व दिया गया है। साथ ही साथ इनकी शिक्षा प्रणाली भी अद्भुत है। शिक्षा प्रणाली भी अद्भुत है। उस शिक्षा प्रणाली में इन्होंने अपनी शिक्षा को भारतीय समाज और ग्रामीण समाज से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका एक उदाहरण शांति निकेतन के रूप में देखने को मिलता है। ग्रामीण पुनर्रचना का ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में अगर बदलाव लाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाना जरूरी है। राज्य को ये कुछ कार्यों तक सीमित करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि राज्य जो काम करे वही काम करे जो समाज नहीं कर सकता, व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो राज्य का ये प्रमुख दायित्व है कि वो समाज को सशक्त बनाए और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। इनकी राष्ट्रवादी सोच बहुत ही आगे की थी, जिसमें ये ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे और स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना भी करते थे। साथ ही साथ ये अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि विश्व बंधुत्व जो है ये बहुत जरूरी है, और भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला ये केवल भारत तक सीमित रहे ये जरूरी नहीं है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक यानी विश्व के दूसरे देशों तक भी इसे विस्तारित किया जाना चाहिए, और विश्व के दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर भी भारत को काम करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे विश्व बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक सशक्त देश के रूप में स्थापित हो सकेगा। तो इस तरह से आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को स्पष्ट किया गया, उनके जीवन काल और जीवन के दौरान जो उन्होंने काम किए ये भी आपको बताया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में भी हम ऐसे महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लाएंगे। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे कि हम और महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।